मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेरे बच्चों को नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर आपके घर में केबल टीवी आता है तो इस चैनल को अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्यून कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको हमारी ज़मीन के बारे में और उसमें रहने वाली चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कहीं आपको शेर लड़ते हुए नज़र आएंगे और कहीं आपको परिंदे शिकार होते हुए। ये चैनल आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों पर भी लेके जाएगा और आपको माजी की कदीम सिविलाइजेशंस के बारे में भी बताएगा। पिछले दिनों मैं अपने बच्चों के साथ बैठा नेशनल जियोग्राफिक देख रहा था कि उन्होंने बात शुरू कर दी अमेरिका की एक स्टेट फ्लोरिडा की, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की फ्लोरिडा स्टेट नज़र आ रही है। फ्लोरिडा स्टेट अमेरिका का एक साहली इलाका है जिसमें बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। आपने सुना होगा कैटरीना तूफ़ान के बारे में। इसी तरीके से इसके गिर्द आपको बहुत से जजीरे भी नज़र आएंगे। नेशनल जियोग्राफिक हमें समंदर में रहने वाले जानवरों के बारे में बता रहा था और ये बता रहा था कि वो कैसे शिकार करते हैं, और उसके साथ उन्होंने हमें एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि फ्लोरिडा एक साहली इलाका है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दरख्त बड़े बड़े घने और ऊंचे कद के हैं और इन दरख्तों में आपको नज़र आएंगी ग्रीन एनोल्स। ये सब्ज रंग की छिपकलियाँ हैं जो कुछ अरसे पहले दरख्तों पर हर जगह देखी जा सकती थी। इनकी ग़ज़ा इंसेक्ट्स हैं और ये छिपकलियाँ ज़मीन पर इंसेक्ट्स खाने के लिए आती थी और फिर दोबारा तेज़ी से दरख्तों पर चढ़ जाती थी। और उसकी वजह यह है कि इनके टोज़, इनके पाँव के ऊपर स्केल्स बने हुए हैं, धारियाँ बनी हुई हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इन धारियों की वजह से ये बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से दरख्तों को ग्रिप कर सकती हैं, उनकी लकड़ी को ग्रिप कर सकती हैं और ऊपर चढ़ सकती हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो एक एनोल के पाँव पर 18 से 25 स्केल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ सकती हैं। मैंने आपको बताया कि फ्लोरिडा में ग्रीन एनोल्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर हम फ्लोरिडा से हट कर देखें तो हमें क्यूबा नज़र आएगा, जो कि फ्लोरिडा के पास एक और मुल्क है। और इस मुल्क में आपको ग्रीन एनोल्स नहीं मिलेंगी, बल्कि इस मुल्क में आपको ब्राउन एनोल्स मिलेंगी, जो कि ग्रीन एनोल्स से बड़ी छिपकलियां हैं और वो ग्रीन एनोल्स की बहुत बड़ी दुश्मन है। वो ग्रीन एनोल्स को खा जाती हैं। इन छिपकलियों के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि इनके पंजों पर, पाँव पर स्केल्स बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से दरख्तों के ऊपर नहीं चढ़ सकती। अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। कुछ अरसे पहले फ्लोरिडा में लोगों ने देखना शुरू किया कि उनको ग्रीन एनोल्स नज़र आना बंद हो गई हैं, बल्कि उनको कहीं कहीं ज़मीन पर ब्राउन एनोल्स नज़र आ रही थी। लोग बहुत हैरान हुए क्योंकि ग्रीन एनोल्स के ख़त्म होते ही इंसेक्ट्स फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोगों ने सोचना शुरू किया कि ग्रीन एनोल्स कहाँ गायब हो गई। फिर उनको एहसास हुआ कि शायद किसी जहाज़ के ज़रिए, बहरी जहाज़ के ज़रिए ब्राउन एनोल्स फ्लोरिडा में दाखिल हो चुकी हैं, जो कि उनको नज़र आती थी। लेकिन ब्राउन एनोल्स ने ग्रीन एनोल्स के साथ क्या किया? इस खोज को लगाने के लिए कुछ साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। उन्होंने फ्लोरिडा के साथ 6 से 7 जजीरे आइलैंड लिए। जजीरा एक ऐसी जगह होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, ताकि अगर वहाँ पर छिपकलियों पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सके तो छिपकलियाँ वहाँ से भाग ना सकें। उन्होंने 5 जजीरों में ग्रीन एनोल्स को, सब्ज रंग की छिपकलियों को छोड़ा और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसी जजीरे पर ब्राउन कलर की छिपकलियों को भी छोड़ दिया, जिन्हें हम ब्राउन एनोल्स कहते हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 किस्म के ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है एक्सीलेंट क्लाइंबर्स का, जिसमें ऐसी ग्रीन कलर की एनोल्स हैं जिनके पाँव के स्केल्स 21 से ज़्यादा हैं। तो ये बहुत अच्छी क्लाइंबर, ये बड़ी तेज़ी से दरख्त पर चढ़ जाएंगी।
उसके बाद आते हैं हम गुड क्लाइंबर्स की तरफ, जो कि 5 अदद हैं और इनके स्केल्स 21 से 18 के बीच में हैं। क्योंकि इनके स्केल्स एक्सीलेंट क्लाइंबर से कम हैं, इसलिए ये इतनी तेज़ी से दरख्तों पर नहीं चढ़ सकती हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छी क्लाइंबर हैं। और अब हम आते हैं पुअर क्लाइंबर की तरफ, जिनके स्केल्स 18 से कम हैं। तो इनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है दरख्तों पर चढ़ने के लिए। हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं और उनमें 5-5 छिपकलियाँ हैं, जो कि बहुत अच्छी क्लाइंबर हैं, मीडियोकर क्लाइंबर हैं और बहुत ही ज़्यादा गई गुजरी पुअर क्लाइंबर हैं। जब हमने इनको उन जजीरों पर छोड़ा तो कुछ अरसे के बाद हमने उस जजीरे पर ब्राउन एनोल्स को भी छोड़ा। ब्राउन एनोल्स ने आते ही ग्रीन एनोल्स को खाना शुरू कर दिया। तो आपके ख्याल में ब्राउन एनोल्स ने सबसे पहले किस ग्रुप की ग्रीन एनोल्स को खाना शुरू किया होगा? जी हाँ, क्योंकि ग्रीन एनोल्स को इंसेक्ट्स खाने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता था, जहां पर ब्राउन एनोल्स उनका इंतज़ार कर रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्लाइंबर नहीं थी और अमूमन ग्रीन एनोल्स दरख्तों के ऊपर वाली जगह पर रहती थी। तो जैसे ही वो इंसेक्ट्स को नीचे खाना आने लगती थी तो ब्राउन एनोल्स फ़ौरन उन पर झपटती थी। जो ग्रीन एनोल्स सुस्त होती थी, अच्छी क्लाइंबर नहीं होती थी, उनको फ़ौरन ही ब्राउन एनोल्स खा जाती थी। इसीलिए जब साइंसदानों ने कुछ अरसे के बाद जाकर अपने सैंपल को देखा तो उनको नज़र आया कि पुअर क्लाइंबर ग्रुप में से 4 ग्रीन एनोल्स को ब्राउन एनोल्स खा चुकी हैं। सिर्फ 1 ग्रीन एनोल उस ग्रुप में बची है। उसके बाद कुछ अरसा फिर उन्होंने इंतज़ार किया और जब जाकर दोबारा देखा उसी जजीरे पर तो उनको नज़र आया कि जो गुड क्लाइंबर थी सब छिपकलियां, उनमें से 2 को ब्राउन एनोल्स खा चुकी हैं और एक अच्छी क्लाइंबर को भी ब्राउन एनोल ने खा लिया। तो हमें यहाँ पर नजर आया कि ब्राउन एनोल्स ने सबसे ज्यादा पुअर क्लाइंबर को खाया, फिर गुड क्लाइंबर को खाया और सबसे कम एक्सीलेंट क्लाइंबर को खाया। अब क्या हुआ? अब इन छिपकलियों ने रिप्रोड्यूस किया। जब ये छिपकलियां क्रॉस हुई तो इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। मेरे पास यहाँ पर एक एक्सीलेंट क्लाइंबर है और इसके साथ इसके पेयर में एक पुअर क्लाइंबर है। इसी तरीके से यहाँ पर एक्सीलेंट और गुड क्लाइंबर का हमने एक पेयर बना दिया है, एक्सीलेंट एंड गुड क्लाइंबर, एक्सीलेंट एंड गुड क्लाइंबर। आप इनके अलावा भी पेयर बना सकते हैं और अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इस एक्सीलेंट क्लाइंबर के पाँव पर 22 धारियाँ थीं और इस क्लाइंबर के पाँव पर 16 धारियाँ थीं। तो जो इनके बच्चे होंगे उनके पाँव पर कितनी धारियाँ होंगी, हम उसके लिए एवरेज ले लेते हैं। तो जब हमने एवरेज किया तो हमारे पास 19 जवाब आया। तो इनके जो बच्चे आएंगे उनके पाँव पर, उनके टो पर 19 स्केल्स होंगे और वो गुड क्लाइंबर होंगी। इसी तरीके से जो इनके बच्चे आएंगे उनके पाँव पर 21 स्केल्स होंगे, क्योंकि हमने इन दोनों के पाँव के स्केल्स को एवरेज कर लिया है, तो वो भी गुड क्लाइंबर होंगी। इसी तरीके से जो तीसरा ग्रुप है, इनमें जो बच्चे पैदा होंगे उनके जो पाँव के स्केल्स होंगे वो 22.5 या वो 22 होंगे या 23 होंगे, तो वो एक्सीलेंट क्लाइंबर होंगी। और इसी तरीके से आगे इस ग्रुप के जो बच्चे पैदा होंगे वो भी 22 स्केल्स लेके एक्सीलेंट क्लाइंबर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं अगली नस्ल की बात करूँ तो उसमें हमारे पास 7 एक्सीलेंट क्लाइंबर आएंगे, जबकि हमने जो क्लाइंबर छोड़े थे वो 5 एक्सीलेंट क्लाइंबर थे। जब हमने जजीरे पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो उसमें 5 एक्सीलेंट क्लाइंबर थे, पर अगली नस्ल में एक्सीलेंट क्लाइंबर ज़्यादा आए तो इसलिए अब ये 7 हो चुके हैं। इसी तरीके से गुड क्लाइंबर 5 हमने छोड़े थे और वो 5 के 5 मौजूद हैं, और पुअर क्लाइंबर 5 हमने छोड़े थे लेकिन अब वो 1 रह गए हैं। इस प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं और नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास ग्रीन एनोल्स की मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। पहली वेरिएशन वो है जो एक्सीलेंट क्लाइंबर है, दूसरी वेरिएशन वो है जो गुड क्लाइंबर है, तीसरी वेरिएशन वो है जो पुअर क्लाइंबर है। तो जिस और इनमें से वो वेरिएशंस सस्टेन कर गई, वो आगे बढ़ गई, जो कि अपने आप को बचा सकती थी, जो सरवाइव कर सकती थी, जो कि ज़िंदा रह सकती थी उस माहौल में जब आपके ऊपर एक प्रीडेटर, एक हमलावर आपको मुसलसल खा रहा है। तो कुदरत का चुनाव ऐसा था कि उसने उन एक्सीलेंट क्लाइंबर्स को फेवर दी। इस तरीके कार को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन में वो स्पीशीज़, वो वेरिएशंस आगे बढ़ जाती हैं
जो कि उस कंडीशन में सरवाइव कर सकती हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक गंदम की फसल है जिसके नीचे ज़मीन बहुत गहरे रंग की है और यहाँ पर आपको चूहे नज़र आ रहे हैं। चूहे भी बिल्कुल ज़मीन के रंग के हैं। तो अब जब इनके बच्चे होंगे उनमें एक ऐसी वेरिएशन आई जिसका कलर इनसे मुख्तलिफ था और उसके मुख्तलिफ कलर होने की वजह से उकाब को, ईगल को वो दूर से ही नज़र आ जाता था और ईगल सबसे पहले उसको उठा के ले जाता था। इसलिए ये वेरिएशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती और इस पूरी फसल में आपको ब्राउन कलर के चूहे नज़र आएंगे। लेकिन इसी सिनेरियो को अगर हम ग्राउंड में ले जाएं, हम एक बैरन ग्राउंड, एक बंजर ज़मीन पर ले जाएं, तो वहाँ पर आप देखें तो अब हमारे पास ब्राउन कलर के चूहे हैं और इनमें एक वेरिएशन आ गई है जिसका कलर उनसे डिफरेंट है। क्योंकि इस वेरिएशन का कलर ज़मीन के कलर के साथ मैच करता है इसलिए उकाब को ये ऊपर से नज़र नहीं आएगा। तो ईगल जैसे ही आएगा वो इन बाकी चूहों को जो गहरे कलर के हैं उनको खा जाएगा और हमारे पास ये चूहा बाकी बच जाएगा और उसके बाद इसके बच्चे आते जाएंगे और हमें इस जगह पर ऐसे चूहों की अफजाइश होती हुई नज़र आएगी। इसे भी हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं क्योंकि कुदरत सेलेक्ट कर रही है कि किसने ज़िंदा रहना है और किस वेरिएशन है ख़त्म हो जाना है। इसी तरीके की एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ जहाँ पर एक कौवा बीटल्स खा रहा है और कौवे को सब्ज़ रंग के बीटल्स बहुत पसंद है, यमी, उसको बहुत दिल करता है कि वो सब्ज़ रंग के बिस्किट खाए, बिस्किट नहीं बीटल्स खाए तो इसलिए जब वो बीटल्स खाता रहता है आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ रंग के बीटल्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास येलो कलर के बीटल्स रह जाते हैं। इसलिए येलो कलर के बीटल्स की अफजाइश होती है, उनकी जनरेशन बढ़ जाती है और ये वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, ज़िंदा रहती है, बल्कि आगे मल्टीप्लाई होती रहती है। इस पूरे प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में एक स्पीशी के मुख्तलिफ वेरिएशंस में से कुछ वेरिएशंस आगे अपने आप को मल्टीप्लाई करती रहती हैं जबकि कुछ वेरिएशंस को कुदरत ख़त्म कर देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए।